हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और यस, जैसा कि आपको कहा था कि जल्दी से हम कोर्स ख़त्म करने वाले हैं, तो ये अपना सेकंड लास्ट वीडियो है हिस्ट्री के सिलेबस की समाप्ति की ओर। तो आज हम देखने वाले हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको विद फोटो कुछ एग्जाम्पल और रियलिटिक जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम बता के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है गुप्तकालीन कला और स्थापत्य कला के बारे में, कला एवं स्थापत्य कला। तो शुरू करते हैं, और जो भी लाइव जुड़े हैं फटाफट से वीडियो को शेयर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास कमेंट से ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके मैटर के अकॉर्डिंग। तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को शेयर करें, और जो भी यस 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 जो भी लाइव जुड़े हैं उन सभी का दिल से धन्यवाद है आज की सुपर डुपर क्लास के अंतर्गत। तो देखिए, अब शुरू करते हैं। हमने भी आपको यहाँ पर कहा है कि आज जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कला और साहित्य के बारे में आपके एग्जाम में प्रश्न डेफिनेटली श्योर आता रहता है। तो प्राचीन काल में पहली बार मंदिर निर्माणों के प्रमाण गुप्त काल में मिलते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं, वह देखी गई है: नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। यहाँ पर तीनों शैलियों के बारे में हम सिस्टमेटिक तरीके से समझने वाले विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले देखते हैं नागर शैली, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जैसे मैं आपको यहाँ पर फोटो बता रहा हूँ, तो नागर शैली में एक्चुअल में क्या होता था कि मंदिर के 3 यहाँ पे पार्श्व हिस्से हुआ करते थे। यानी इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये तीनों के एक साथ फोटो में बता के समझाने की कोशिश करूंगा कि नागर शैली का ये उदाहरण होता था, ठीक है ना, ये नागर शैली का उदाहरण है। और बात करें द्रविड़ शैली, तो द्रविड़ शैली में आगे आंगन बहुत बड़ा होता था। इस प्रकार से ये जो उदाहरण है वो समझाने की कोशिश किया। और बेसर शैली, बेसर शैली का उदाहरण आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और यहाँ दोनों में काफ़ी फ़र्क है। मतलब तीनों की क्वालिटी या मतलब वो कह सकते हैं चित्र से फ़र्क है, लेकिन ये फ़र्क हम कैसे समझेंगे, तो एक एक को समझते चलो। पहले है नागर शैली। देखो, नागर शैली की अगर बात करें तो सबसे लास्ट में जो होता है वो गर्भगृह होता है, मेन जो होता है। इसके बाद इसके डाउन या देख सकते हैं, यहाँ पर ये खालसा है, अमंडका है, शिकारा है, ये अलग अलग इसके पार्ट हैं। इसके अलावा मंडपा, ये है वो मंडप होता है, गर्भगृह के बाद मंडप। और ये अर्धमंडपा, अर्धमंडपा। ओके, तो इस प्रकार से रहता है। और ये जो है, ये वाला पार्ट जो है वो गर्भगृह कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्भगृह। नागर शैली का उदाहरण समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, उत्तर भारत के मंदिर की निर्माण शैली इसकी निर्माण शैली के अंतर्गत थी। यानी देखा जाए कि नागर शैली के ज़्यादातर जो मंदिर हैं वो कहाँ पर है? उत्तर भारत के अंतर्गत। अब देखिए, वर्गाकार गर्भगृह क्या विशेषताएं थी, तो वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्गाकार गर्भगृह है, यानी जो गोल जो होता है, और कभी कभार वर्ग की तरफ भी होता है। तो गर्भगृह का मतलब है लास्ट मेन पॉइंट जहाँ पर देवता विराजमान करते हैं। इसके बाद सबूतरा युक्त मंदिर होता है, सबूतरा युक्त मंदिर होता है। मंदिर में समतल छाते और शिखर का उपयोग किया गया है। समतल, ये जो ऊपर है, और शिखर यूज किया गया है। विशाल स्तंभ युक्त बरामदा होता है, ये जो आंगन है बरामदा देख सकते हैं। इसके अलावा मंदिर के प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना या पशु पक्षियों की आकृतियां बनी होती है। नागर शैली के और अच्छे से उदाहरण के रूप में आप इस मंदिर को देख सकते हैं। इस मंदिर में आप देखेंगे ये शिखर है, ये जंबा यहाँ से भी दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते अंतराल है, ग्रीवा है, ये ऊपर जो रखा जाता है कलश रखा जाता है। ये महामंडप होता है, ये अर्ध मंडप होता है, ये कपोत होता है। इस प्रकार से, और गर्भगृह है वो यहाँ लास्ट में होता है। नागर शैली के मंदिरों का निर्माण उत्तर भारत में अनेक शासकों के काल में किया गया, जिसमें प्रसिद्ध मंदिर है जो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। पहला है खजुराहो, मध्य प्रदेश में जो मंदिर है वो नागर शैली का सबसे बढ़िया उदाहरण है। आप कहेंगे सर कैसा है वो मंदिर, तो ये देख लीजिए, ये वो मंदिर है जो खजुराहो का मंदिर है। और ये मंदिर नागर शैली का अद्वितीय उदाहरण है, जो आपको समझने की बहुत जरूरी था। चीजें नोट कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट नोट कर लीजिएगा। दिलवाड़ा के जैन मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, पापनाथ का लडखा मंदिर एंड देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये जो मंदिर अभी मैं आपको बताए, ये नागर शैली की अद्वितीय उदाहरण के तौर पर है, और इसकी विशेषता भी मैंने आपको प्रकट कर दी है। अब यहाँ पर देखें, उत्तर भारत में ग्वालियर का तेली मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है
उत्तर भारत का तेली मंदिर, ध्यान रखिएगा, जो ग्वालियर में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है तेल का मंदिर, तेली मंदिर भी कहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों क्यों प्रसिद्ध है? तो देखिए, जो उत्तर भारत में होते हुए भी द्रविड़ शैली में बना हुआ है, तो ये प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। यानी उत्तर भारत में मोस्ट ऑफ किस शैली के मंदिर बने हुए हैं? नागर शैली के। लेकिन उत्तर भारत में तेल मंदिर होते हुए भी ये द्रविड़ शैली में बना मंदिर है, क्योंकि द्रविड़ शैली में एक्चुअल में साउथ में यानी दक्षिण में ही मंदिर होते हैं, बट ये अलग है। आगे बात करें द्रविड़ शैली, नोट कर लीजिएगा, द्रविड़ शैली। दूसरी शैली की बात करें, द्रविड़ स्थापत्य शैली। अब इसकी विशेषताएं और कुछ उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, देन मजेदार तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, द्रविड़ भारत के मंदिर निर्माण शैली को, मतलब दक्षिण भारत की एक्चुअल में हम बात करते हैं कि दक्षिण भारत में जो मोस्ट ऑफ मंदिर बने हैं, वो मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली के अंतर्गत आते हैं। क्यों? देखिए, गोलाकार व वर्गाकार गर्भगृह, यानी लंबा सा आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार से वर्गाकार है मंदिर, गोलाकार भी होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अलग है, वो नागर शैली से विशेषता नजर आती है। मंडप का उपयोग है, पिरामिड युक्त शर्त, ये पिरामिड पिरामिड देखते ना, पिरामिड ऊपर, यानी मान लीजिए नीचे अगर इस प्रकार से बना हुआ है, तो ऊपर जाके इससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा, इससे छोटा। पिरामिड कैसा होता है? जैसे 4 3 2 1 वैसे। और आगे बात करें, मैं आपको उदाहरण भी बताऊंगा थोड़ा बड़ा सा। विशाल प्रदेश मतलब प्रवेश द्वार होता है, जिसको गोपुरम व तोरण द्वार कहते हैं, एंट्री गेट। रथ मंदिर इसी के अंदर आता है। बाहुबली के अंदर आपने देखा होगा, जो बाहुबली रथ मंदिर को खींचते हैं, देखा होगा ना आपने, बिल्कुल। मंदिर का निर्माण सबूतरे के बजाय धरातल पर किया गया है, सबूतरा नहीं बनाया, डायरेक्ट धरातल पर ही इसको किया गया। और विशाल प्रांगण होता है इसमें। द्रविड़ शैली के मंदिर का निर्माण मोस्ट ऑफ सोल, पल्लव व पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ है, और जिनमें निम्न है। पहला जो इम्पोर्टेंट है, और ये एग्जाम में आ सकता है, तंजौर का राजेश्वर मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये देखिए, यहाँ पर ये वर्गाकार है, और इसके शिखर ये क्या कहते हैं, पिरामिड है, जो पिरामिड कैसे होता है उसी प्रकार से ये मंदिर बने होते हैं, विशाल पिरामिड होते हैं, ठीक है, और प्रांगण भी लंबा होता है। इसके अलावा इसी तरह के उदाहरण है काशी का कैलाशनाथ मंदिर, और सबसे अद्वितीय उदाहरण के तौर पर है महाबलीपुरम का रथ मंदिर। ये वाला जो मंदिर है वो आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक इतना लंबा मंदिर है ये, यहाँ पर ये पिरामिड टाइप आकृति बनी हुई है, और इतना लंबा इसका प्रांगण है। इसके अलावा कुंभकोणम मंदिर और चिदम्बरम मंदिर, ये तो हो गए आपके द्रविड़ शैली के उदाहरण। अब देखते हैं बेसर शैली। बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण, कहने का मतलब है कि नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों को मिक्स में यूज कर कर जो मंदिर बनाए जाते गए, वह बेसर शैली, जिनमें मंदिरों का आकार संरचना तो नागर शैली है। नोट कर लीजिएगा, बेसर शैली जिनमें मंदिरों का आकार संरचना तो नागर शैली है, जबकि उसका अलंकरण यानी जो कलात्मक है वो द्रविड़ शैली के अकॉर्डिंग किया गया है। अब कैसे उदाहरण है, तो चलो देखते हैं। बेसर शैली के मंदिरों का विकास किस शासक वंश में या राजाओं ने किया? चालुक्य और होयसल राजाओं के काल में बेसर शैली का विकास हुआ है। इनमें जो निम्न मंदिर है, सबसे प्रमुख मंदिर यहाँ पे बता दूं, हलहेदी का होयसलेश्वर मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर। अब ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ पर दोनों चीजें हैं, दोनों क्वालिटी अंदर मिक्स आ जाती है। इसके अलावा एल्होर का मंदिर भी बेसर शैली का है, और पतड़कल के मंदिर भी इसी शैली के हैं। अब देखिए, गुप्त काल में कला की विविध विद्याओं जैसे वस्तुकला, वस्तु स्थापत्य, चित्रकला, भांड कला आदि में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिली है, यानी क्योंकि ये स्वर्ण काल कहलाता है। गुप्तकालीन साहित्य कला के सर्वोच्च उदाहरण दक्षिण उस समय के मंदिरों में ही मिलते हैं। मंदिर निर्माण कला का जन्म यहीं से हुआ है। इस समय के मंदिर एक चबूतरे पर ज्यादातर निर्मित हुआ करते थे। चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारों ओर से सीढ़ियां का निर्माण हुआ करता था। देवताओं की मूर्ति सबसे लास्ट यानी गर्भगृह में स्थापित की जाती है, जो मैंने शुरुआत में बताया, और गर्भगृह के चारों ओर ऊपर से आसादिश और प्रदक्षिणा का मार्ग होता है। प्रदक्षिणा का मतलब होता है जिसके चारों ओर घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं ना, यह। गुप्तकालीन मंदिरों पर पार्श्व पर गंगा
यमुना, शंख और पद्म की आकृतियां अंकित होती थी यानी बनाई जाती थी। गुप्तकालीन मंदिरों की सतह प्राय सपाट बनाई जाती थी। अब देखिए, शिखर युक्त मंदिरों के निर्माण के भी अवशेष मिले हैं। शिखर युक्त, जो शिखर के दौरान मतलब शिखर हुआ करता था उसमें। गुप्तकालीन मंदिर छोटी छोटी ईंटों और पत्थरों के उपयोग से बनाए गए हैं। ये चीज आप पता रखिएगा, याद रखिएगा। भीतरगांव का जो मंदिर है ना, भीतरगांव का मंदिर, वो ईंटों से निर्मित मंदिर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ईंटों से निर्मित मंदिर है वो कहाँ है, तो भीतरगांव का मंदिर। गुप्त काल में नागर शैली के अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ है। अब देखिए, गुप्तकालीन जो मैंने अलग अलग विशेषता बताई, प्रमुख मंदिर जो आपको याद करने हैं ना, वो बता रहा हूँ, उसका स्थान बता रहा हूँ, जो आपको उसको नोट कर लीजिएगा बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से। और हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि हम कमेंट नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप अपनी क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट है आज आपके लिए। देखिए, गुप्तकालीन प्रसिद्ध जो मंदिर है ना, एक तो विष्णु मंदिर जो आया हुआ तिगवा, जबलपुर एमपी में। शिव मंदिर भुमरा, नागौद, मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर नगदा, कुठार, एमपी। दशावतार मंदिर इंपॉर्टेंट है, देवगढ़, झांसी, उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं दशावतार मंदिर का थोड़ा सा डायग्राम आपके लिए। सबसे ऊपर देखिए कलश है, अपालक है, कपट है, अंडक है, अंडू या अंडा जो है प्रतिष्ठित है वो, वेदिका है, फिर यहाँ पे अंडक है, और शुक्रनाशिका। यहाँ पर ये जो सिस्टम जो बनाया गया ना, ये जो मंदिर है वो दशावतार मंदिर का है। फिर इसके अलावा शिव मंदिर जो है वो खो, नागद, एमपी में आया हुआ है। इसके बाद भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित, और ये भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में आया हुआ है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर प्राचीन काल का भारत का प्रथम मंदिर है, जिसमें पहली बार शिखर का प्रयोग किया गया था। इसलिए मैंने ये मंदिर आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश की है कि आप मंदिर के फॉर्मेट को समझ पाए। ये पहला ऐसा मंदिर है जिसमें शिखर हुआ करता था इसे। चलो अब आगे बात करते हैं साहित्य के ऊपर। साहित्य का, क्योंकि साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है, तो अब क्या चीजें हैं फटाफट से नोट करने के लिए तैयार हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर भी ऐसे ही मजेदार तरीके से हम समझने वाले हैं। गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इसके बाद संस्कृत की उन्नति नहीं देखी गई। बार्नेट के अनुसार प्राचीन भारत के साहित्य इतिहास में गुप्त काल का बहुत महत्व है। यूनान के इतिहास में पेरिक्लियन युग कहा जाता है। गुप्त काल को यूनान के इतिहास में पेरिक्लियन युग कहा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। स्मिथ ने गुप्त काल की तुलना ब्रिटिश इतिहास की एलिजाबेथन और स्टुअर्ट कालों से की गई है, जो उसमें समृद्ध काल था, तो उसके बराबर भारत के इस काल की तुलना की गई है। गुप्त काल के श्रेष्ठ कवियों का काल माना जाता है, यानी गुप्त काल में बहुत ही कहते हैं प्रसिद्ध कवि हैं जो हुए हैं। और अब आगे बात करते हैं गुप्त काल की भाषा क्या थी। तो देखिए, गुप्त संस्कृत भाषा गुप्त शासकों की राजकीय भाषा थी, एवं इस काल में अनेक विद्वानों के द्वारा साहित्य की रचना की गई, एवं अन्य ग्रंथों को अंतिम रूप भी इसी काल में दिया गया। पुराणों का अंतिम संकलन यहाँ पर इस काल में हुआ। स्मृति साहित्य को अंतिम रूप दिया गया इस काल में। नारद स्मृति, बृहस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, एक इसके अलावा कार्त्यायन स्मृति की रचना की गई। सबसे प्राचीनतम स्मृति है वो मनुस्मृति है, ध्यान रखिएगा। और महाकाव्य रामायण, महाभारत, इसको फाइनल टच जो आज आप देखते हैं वो इसी गुप्त काल के अंतर्गत गया, इसलिए इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मानकर नोट कर लीजिएगा। जो भी मैंने हाईलाइट किया है ना, आप अपने दिमाग में हाईलाइट कर लीजिएगा। आगे देखिए, अब बात करते हैं गुप्त काल के साहित्य में, तो कवियों का योगदान अद्वितीय है। सबसे पहले बात करते हैं कालिदास। यस, कालिदास कैसे है, प्रकट हो जाइए। ये देखिए, अब यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अद्वितीय योगदान दिया है, महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं जिसकी हम बात करें तो ध्यान दें। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालवाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश और ऋतुसहा, ये इसकी पॉपुलर यानी मोस्ट पॉपुलर जो ग्रंथ है वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। इसके अलावा विशाखा दत्त, विशाखा दत्त आपका नाम बहुत बार मैंने आपको बताया है कि इनका ग्रंथ है वो मुद्रा नाग राक्षस, जिसके बारे में बहुत अद्वितीय जानकारी इनके गुप्त काल संबंधित मिलती है। इसके अलावा इनका एक और ग्रंथ है जिसका बहुत कम जिक्र होता है, देवी चंद्र गुप्तम। देवी चंद्र गुप्तम याद रह जाएगा, वेरी गुड। आगे बात करते हैं कवि भारवी, नोट कर लीजिएगा एक एक ग्रंथ। कवि भारवी की बात करें
तो इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कृतार्जुन है, कृतार्जुनियम। इसमें शिव और अर्जुन के युद्ध के बारे में वर्णन है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं कवि शूद्रक के बारे में। यस, कवि शूद्रक जिनका पॉपुलर ग्रंथ है और आपको बहुत बार जिक्र में भी किया है, मृच्छकटिकम, बहुत ही पॉपुलर है और ये है शूद्रक का इम्पोर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। यस, इसके अलावा दंडिन जो पॉपुलर कवि रहे हैं, उसने लिखा 10 कुमार चरित्र और कातिया 10, ये इनकी पॉपुलर ग्रंथ जो है इन्होंने रचे हैं। इसके अलावा आप पॉपुलर जानते हैं विष्णु शर्मा गुप्त काल से संबंधित और पंचतंत्र इन्होंने लिखा था। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानियां हैं जो व्यवहारिक और ज्ञान की बातें देती है, नैतिकता का आभास कराती है और इसका जिक्र आप देख रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने पंचतंत्र लिखा। नेक्स्ट बात करें अमर सिंह। अमर सिंह का जो बात करें अमरकोट, सिद्धसेन दिवाकर ने जो ग्रंथ लिखा नयनावतार और राजेश्वर ने लिखा काव्य मीमांसा। क्लियर। अब बात करते हैं चित्रकला के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चित्रकला, अजंता गुफा की चित्रकलाएं बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बाघ की चित्रकलाएं बहुत ही फेमस है। तो पहले एक देखते हैं अजंता गुफाएं चित्रकला कहाँ आई हुई है, औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंतर्गत। इसकी खोज है ना वो 1819 में जेम्स अलेक्जेंडर द्वारा की गई थी और ये आप सभी को पता होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। देखिए अजंता की गुफाओं के चित्र धार्मिक विषय से संबंधित है, ये प्रश्न थोड़ा नोट कर लीजिएगा, जिसमें बौद्ध धर्म ए महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्रों का वर्णन किया गया है, जो बौद्ध धर्म के अंतर्गत मैंने जिक्र किया था लास्ट क्लास में। इन गुफाओं में कुल 29 गुफाएं की खोज की गई है, जिसमें से वर्तमान में केवल 7 ही गुफाएं उपलब्ध हैं। 1 और 2 चालुक्य शासकों के काल में, यानी शुरुआती काल के 2 शासक थे उस काल में इसका निर्माण हुआ है, और 7 और 9 सातवां शासकों के काल में भी, यानी अंतिम सातवां काल के शासकों में। इसका वाला 16, 17, 18 गुप्त शासक व वाकटक काल में इसमें इसके योगदान और उसके उत्कर्ष में योगदान दिया। गुप्त यानी कहने का मतलब ये क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक्चुअल में कहा कि 29 गुफाएं हैं, तो पहली और दूसरी गुफा है, एक बार पुनः समझ लीजिएगा, एक बार क्लियर कर देता हूँ कि 29 गुफाओं में से पहली और दूसरी गुफा है ना वो चालुक्य शासकों के काल की है, फिर 9 और 10वीं गुफा जो है वो सातवां शासकों के काल की है, और 16, 17, 19 नंबर की जो गुफाएं हैं वह गुप्त शासक एवं वाकाट काल के समय की है। और गुप्त काल में 16वीं जो है वो गुफा है उसको मरणासीन राजकुमारी के चित्र प्रतीक है इसमें, और जो आप देख रहे हैं। आगे बात करें, जब की गुफा की संख्या 17 को चित्रशाला कहा जाता है, और क्योंकि इनके चित्र सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये वो चित्रशाला है जो 17वां नंबर की गुफाओं में है और ज़्यादा पॉपुलर है। अब बात करते हैं बाघ की गुफाएं, और ये ग्वालियर एमपी के अंतर्गत है, नोट कर लीजिएगा बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाओं की खोज 1818 में डेजरफील्ड के द्वारा की गई थी। बाघ की गुफाओं के चित्र मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित है। आप देख सकते हैं ये गुफा का मतलब एंट्री गेट है। आगे बात करें तो बाघ की गुफाओं में कुल गुफाओं की खोज की गई, जिसका निर्माण गुप्त व वाकाटक शासकों के काल में हुआ। इन गुफाओं में प्रसिद्ध चित्र नृत्य और गायन चित्र हैं, जो लगभग 9 गुफाओं के संबंध में मिलते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास यहीं समाप्त करेंगे, और आने वाली क्लास में हम आगे देखेंगे, क्योंकि हम आगे देखने वाले गुप्तकालीन विज्ञान की उन्नति और उससे संबंधित और प्रमुख तत्व जो अपने लिए जरूरी है, तो वो देखेंगे। तो फिलहाल प्यारे विद्यार्थियों, ये क्लास थी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट से भी मोस्ट, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में 101% प्रश्न आएंगे। तो प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। लव यू गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।